जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय। हेलो दोस्तों, तो गैस करो हम कहाँ पर हैं। नहीं कर पाए ना, तो ये देखो। तो हम हैं माता वैष्णो देवी कटरा धाम में। यहाँ से हम अपनी माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करेंगे। आपको त्रिकुट पर्वत दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरे पीछे आपको त्रिकुट पर्वत दिख रहा है, जहाँ पे हम आज अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। जय माता दी। तो हम आज अपनी पावन यात्रा शुरू करने वाले हैं माता वैष्णो देवी की। तो उसके लिए सबसे पहले आपको RFID की ज़रूरत पड़ेगी। हम सुबह होटल से निकल के 5 बजे RFID के लिए काउंटर नंबर 2 पे गए थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, तो हमने डिसाइड किया कि हम रेलवे स्टेशन पे आके RFID बनवाएंगे। आप देख सकते हैं हम रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। यहाँ पे हम अपनी RFID को बनवाएंगे। अभी सुबह के 6 बजे हैं। हम जाके लाइन में लगेंगे, देखते हैं कितना रश है और कब तक हमारी RFID बनती है। A few moments later. तो दोस्तों, RFID मुझे मिल चुकी है। मुझे इसको लेने में पूरा आधा घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन ये बड़ी आसानी से बन चुकी है। बस आपको आधार कार्ड देना है और आपकी RFID बन जाएगी। जय माता दी। जय माता दी। तो हम पहुंच चुके हैं अपने पहले चेक पॉइंट पे, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, फ्रिस्किंग पॉइंट। हम मेन चौक से, जो बस स्टैंड था जहां पे RFID बनती थी, पॉइंट काउंटर 2 पे, वहां से हमें सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। हम ऑटो में नहीं आए, पैदल ही आए हैं। वहां से हम पैदल शॉर्टकट रास्ते से यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पे हम अपना RFID कार्ड दिखा के और बैग चेक करा के अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। यात्रा शुरू करने के बाद, ये मेरी जैसे पहली यात्रा है, तो मैं आपको यहाँ पे सब संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कैसे हमें जाना है, कैसे क्या कुछ करना है। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलती रहेगी, तो एंड तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। A few moments later. तो हमने अपना पहला चेक पॉइंट पार कर लिया है, जो भी फ्रिस्किंग पॉइंट था। आप देख सकते हो हम चेक पॉइंट पार करके लगेज वगैरह सारा स्कैन करवा के यहाँ पर बैठे हैं। आप भीड़ दिखाता हूँ आपको कि भीड़ कितनी है। आप भीड़ देख सकते हो कि भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हम सोच के आए थे कि भीड़ कम मिलेगी, लेकिन होली का दिन है तो भीड़ बहुत ज़्यादा है।
यात्रा शुरू होते ही यहाँ गुलशन जी का लंगर मिल जाता है। काफी लोग यहीं से चाय नाश्ता करके आगे बढ़ते हैं। सुबह हो या रात लंगर लगता रहता है, इसलिए स्टार्टिंग में एनर्जी मिल जाती है। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो यहाँ रुकना अच्छा ऑप्शन है। थोड़ी दूर चलने के बाद आपको बाणगंगा गेट नंबर 1 मिलेगा। यहाँ की स्टोरी तो आपको पता ही होगी। जब हनुमान जी को पानी की ज़रूरत थी तो माता वैष्णो देवी ने बाण मार के पानी को प्रकट किया था, तो इसलिए इसका नाम बाणगंगा पड़ा। और माता वैष्णो देवी ने अपने बाल भी यहाँ पे धोए थे, तो इसको बाल गंगा भी कहते हैं। जय माता दी। तो अभी हम बाणगंगा घाट 3 पर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर तीसरा घाट है बाणगंगा का। यहाँ पर आके आप स्नान कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बस या ट्रेन से आ रहे हैं तो सीधा यहाँ पे आके स्नान कीजिए और अपनी यात्रा को आरंभ कीजिए। आप सीधे हाथ में देख सकते हैं कि यहाँ पर बाथरूम है, स्नान घर है, जहाँ पे आप अपने कपड़े उपड़े चेंज कर सकते हैं। नहाने के बाद आपको पूरी सुविधा मिलेगी। और यहाँ नहाने आए तो साबुन या उसका इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर अगर नहाने आ रहे हो तो साबुन शैम्पू कुछ मत लेके आए। पानी को गंदा ना करें, पानी को पवित्र रहने दें। माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करते टाइम रास्ते में आपको दूसरा स्थान मिलेगा, चरण पादुका मंदिर। इस मंदिर का नाम चरण पादुका क्यों पड़ा? क्योंकि जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी का पीछा कर रहे थे तो माता वैष्णो देवी ने यहीं पर कुछ देर रुक के उनको देखा था, तो इसी वजह से इस मंदिर का नाम चरण पादुका मंदिर पड़ा, क्योंकि यहाँ पर माता वैष्णो के चरण पादुका आपको देखने को मिल जाएंगे। छः किलोमीटर चलने के बाद और बहुत सारा थकने के बाद आपको पहला रिलीफ मिलेगा जब आप देखोगे अर्धकुंवारी को। यहाँ तक आते आते आपका पेट बिल्कुल खाली हो चुका होगा और शरीर में एनर्जी नहीं बची होगी, तो सबसे पहले अपना खाने का इंतज़ाम कर लेना। खाना खाने के बाद अर्धकुंवारी गुफा को एक्सप्लोर करो, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि आगे 6 किलोमीटर और चढ़ाई है भवन के लिए, तो रेस्ट करके अपना यहाँ से आप निकल सकते हैं। जय माता दी। तो हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी और मैं अभी अर्धकुंवारी के भोजनालय में बैठा हूं जो श्राइन बोर्ड की तरफ से है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्राइवेट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे खाने के लिए। मैकडी से लेके
सागर रत्ना तक का ऑप्शन यहाँ पर है। और आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय भी मिलेगा, जहाँ पे आपको उचित रेट पे खाना मिल जाएगा। रहने के लिए यहाँ पर पेड और अनपेड दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं। पेड वाले के लिए आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ती है, और अनपेड में ये रहता है कि पहले आओ पहले पाओ। तो यहाँ तक का तो यही सफ़र था। अब आगे चलते हैं। तो हम अर्धकुंवारी से निकल चुके हैं भवन के लिए। हमने नया रास्ता लिया है, पुराने रास्ते से नहीं जा रहे। यहाँ पर इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। तो चलिए अब भवन में मिलते हैं। अपने आप सेट करना है। कर लिया ना। एक क्विक अपडेट, हम नीचे से लाठियाँ लेके आए थे, लेकिन अर्धकुंवारी के बाद वो हमारी गुम हो गई हैं। और अभी इतनी स्टीप इंक्लाइन चढ़ाई है कि हमारे सांस फूल रहे हैं और हमें बीच बीच में रुकना पड़ रहा है।
तो आप अपनी लाठियों का ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी गुम हो सकती है। तो अर्धकुंवारी से पूरे 5 किलोमीटर चलने के बाद हमें स्वर्ग के दर्शन हो चुके हैं, यानी कि श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन के दर्शन। अभी 1 किलोमीटर और रहता है, हम आपको वहाँ जाके माता रानी के दर्शन करवाते हैं। जय माता दी। तो हम 4 बजे माता के भवन में पहुंच चुके थे। वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया, चाय पी, और हम चाह रहे थे कि आरती से पहले हम दर्शन कर लें माता वैष्णो देवी के। इसलिए हम लोकर रूम की लाइन में लगे और अपना लगेज वहाँ पर हमने जमा करवाने का ट्राई किया। 5 बजे हम लगेज जमा करवा के बाहर आए, तब तक लाइन सारी क्लोज हो चुकी थी, कोई एंट्री नहीं थी क्योंकि आरती शुरू होने वाली थी। फिर हमने 2-2.5 घंटे वेट किया और 7:15 बजे हम लाइन में दोबारा से लगे, और 2-2.5 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें अच्छे से माता रानी के दर्शन हो गए। वहाँ से फिर हम 9:30 बजे दर्शन करके बाहर निकले। हमने कुछ खाया पिया और 10:35 पे हमने भैरव की चढ़ाई शुरू कर दी। अब भैरव पहुँचने में हमें कुछ 1.25 घंटा लगा। वहाँ पे दर्शन करने के बाद हमने रात को 12 बजे नीचे उतरना शुरू कर दिया, और हम तकरीबन 6-6.5 घंटे लेकर सुबह 6-6:30 बजे तक नीचे कटरा में पहुंच चुके थे। हमने फ्रिस्किंग पॉइंट पार किया, अपना RFID जमा किया और हम बाहर निकल गए। वहां से हम टैक्सी लेके अपने रूम पे आए और आकर हमने आराम किया। जय माता दी। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं आपको कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी बताता हूँ। मैं यहाँ पे सोच के आया था कि त्यौहार है तो भीड़ कम मिलेगी, बट उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमें लोकर रूम में अपना लगेज जमा कराने में भी 1 घंटा लग गया। फिर उसके बाद जब माता रानी के दर्शन के लिए जिस लाइन में लगने वाले थे हम, वो तकरीबन इतनी बड़ी थी जहाँ से भैरव की चढ़ाई शुरू होती है, वहाँ से भी 500 मीटर ऊपर तक लाइन लगी हुई थी। अब सोचो उसमें अगर हम लग जाते तो 5-6 घंटे हमारे लाइन में ही लग जाते। इसलिए हमने थोड़ा सा ट्रिक अपनाई और हम लाइन के बीच में घुस गए। किसी पुलिस वाले ने नहीं देखा और हमारे माता रानी के दर्शन अच्छे से हो गए 2.5 घंटे में। लेकिन लाइन इतनी लंबी होने की वजह से बहुत लोगों को बहुत टाइम लगा। तो ये थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण आपकी जो चढ़ाई है वो भी स्लो होगी, और प्लस आपको दर्शन करने में भी थोड़ा मुश्किल होगी। प्लस आपको लगेज वगैरह लोकर रूम में रखने में भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप कभी भी माता वैष्णो देवी के धाम पे आएँ तो अपना ये टाइमिंग और भीड़ को देख के आएँ। आप माता वैष्णो देवी की वेबसाइट पे जाके उनके पिछले रिकॉर्ड्स देख सकते हैं कि कब कब कितनी भीड़ होती है। उसी हिसाब से अपना ट्रिप प्लान करें और यहाँ पर आएँ। ज़्यादा भीड़ आपको हमेशा नुकसान देगी, ज़्यादा भीड़ में हमेशा आप परेशान ही होंगे। तो ट्राई करें कि कम भीड़ में आप यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आएँ। अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो ज़्यादा भीड़ होने के कारण आपको अकोमोडेशन में भी प्रॉब्लम होगी। हमें ना तो फ्री अकोमोडेशन मिली ना पेड अकोमोडेशन मिली,
तो हमने ट्राई किया कि हम भैरव की चढ़ाई करके वापस नीचे उतर आएँ, क्योंकि रुकने के लिए वहाँ पर कुछ मिला ही नहीं। जगह इतनी भर चुकी थी भीड़ के कारण कि वहाँ पर हमें कहीं कोने में भी जगह नहीं मिली। तो आप अपना भीड़ को देख के ट्रिप प्लान कीजिएगा, ज़्यादा भीड़ में कभी मत आइएगा वैष्णो देवी। जय माता दी।